हेलो एवरीवन। हम लोग इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर कंप्लीट कर चुके हैं और इंक्वायरी के प्रोसीजर पर हैं। इंक्वायरी ख़त्म होने के बाद चार्जेस फ्रेम करे जाएंगे और ट्रायल का प्रोसीजर शुरू होगा। चैप्टर 17 कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट की बात करता है। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 227 कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट के ओपिनियन में सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं कि आगे का प्रोसीजर करना चाहिए तो वो सम्मन या वारंट इशू करेंगे। सम्मन इशू किया जाएगा सम्मन केस में और वारंट इशू किया जाएगा वारंट केस में। बट अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि सम्मन से ही अक्यूज्ड आ जाएगा तो सम्मन भी इशू किया जा सकता है वारंट केस में। अगर मजिस्ट्रेट जो सम्मन या वारंट इशू कर रहे हैं उनके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है ट्रायल करने का तो वो सम्मन और वारंट इशू कर सकते हैं और अक्यूज्ड को उस कोर्ट में जाने के लिए कह सकते हैं जिस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है केस का ट्रायल करने का। प्रोवाइडेड दैट द सम्मन और वारंट में ऑल्सो बी इशूड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ये नया प्रोविज़न है जो कहता है कि सम्मन और वारंट इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी इशू किया जा सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है नो सम्मन और वारंट शैल बी इशूड अगेंस्ट द अक्यूज्ड अंडर द सबसेक्शन 1 अंटिल अ लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस हैज़ बीन फाइल्ड। प्रोसिक्यूशन कौन? जो कि केस फाइल कर रहा है। तो जब तक प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस की लिस्ट नहीं फाइल कर देता कोर्ट में तब तक कोई भी सम्मन या वारंट अक्यूज्ड के अगेंस्ट इशू नहीं किया जाएगा। तो पहले प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस की लिस्ट, अपने गवाहों की लिस्ट कोर्ट में सबमिट करेगा। उसके बाद कोर्ट सम्मन और वारंट जैसा भी केस है वो अगेंस्ट अक्यूज्ड इशू करेगा। सबसेक्शन 3 कहता है इन अ प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अपॉन अ कंप्लेन मेड इन राइटिंग every summon or warrant issued under subsection 1 shall be accompanied by a copy of such complaint। जब केस कंप्लेंट केस है तो जो भी सम्मन और वारंट इशू होगा उसके साथ कंप्लेंट की कॉपी भी अक्यूज्ड को दी जाएगी। सबसेक्शन 4 कहता है when by any law for the time being in force any process fee or other fees are payable no process shall be issued until the fees are paid। तो जब भी कोई प्रोसेस फ़ी है जैसे सम्मन इशू होने में, वारंट इशू होने में जो भी फ़ीस लगती है तो वो पेबल होनी चाहिए, उसके बाद ही वो सम्मन और वारंट इशू होगा। इफ़ सच फीस आर नॉट पेड विद इन अ रीज़नेबल टाइम मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? कंप्लेन को डिसमिस कर देंगे। तो अगर कंप्लेनेंट चाहता है कि सम्मन और वारंट इशू करा जाए अक्यूज्ड के अगेंस्ट तो उसे फ़ीस पे करनी होगी रीज़नेबल टाइम के अंदर, अदरवाइज मजिस्ट्रेट कंप्लेंट को डिसमिस कर सकते हैं। सबसेक्शन 5 कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 90। सेक्शन 90 बात करता है कि जहाँ पर कोर्ट के पास पावर है सम्मन इशू करने की वहाँ पर वो वारंट भी इशू कर सकते हैं रीज़न रिकॉर्ड करके। क्लॉज ए में लिखा है अगर कोर्ट को ये लगता है कि अक्यूज्ड है वो भाग गया है या फिर वो सम्मन को ओबे ही नहीं करेगा या फिर उसको सम्मन सर्व हुआ है लेकिन वो फेल हो गया है अपेयर होने में और कोई रीज़नेबल एक्सक्यूज़ भी नहीं दिया है तो भी सम्मन की जगह पर वारंट इशू किया जा सकता है। यही बात कहता है सबसेक्शन 5 जो कहता है कि सेक्शन 90 के प्रोविजंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब सम्मन केस में भी वारंट इशू हो सकता है। अगर सम्मन इशू हुआ और वो अपेयर ही नहीं हुआ, फेल हो गया तो बाद में वारंट केस हो जाएगा, वारंट इशू हो जाएगा सम्मन केस में भी। और सम्मन इशू होने से पहले ही सम्मन केस था और सम्मन इशू होने से पहले ही कोर्ट को लगा कि वो भाग जाएगा या भाग गया है या फिर वो सम्मन को ओबे ही नहीं करेगा तो सम्मन केस में भी वो वारंट इशू कर सकते हैं। सेक्शन 228 बात करता है द मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड। सबसेक्शन 1 कहता है जब भी मैजिस्ट्रेट सम्मन इशू करते हैं और उनको लगता है कि अक्यूज्ड की पर्सनल अटेंडेंस ज़रूरी नहीं है तो अक्यूज्ड की पर्सनल अटेंडेंस को वो डिस्पेंस कर देंगे और उसके एडवोकेट को परमिट कर देंगे कि तुम अपेयर हो जाओ और अक्यूज्ड की अपियरेंस ज़रूरी नहीं है।
Subsection 2. But the magistrate inquiring into or trying the case may, in his discretion at any stage of the proceeding, direct the personal attendance of the accused and, if necessary, enforce such attendance in the manner herein before provided. तो अगर किसी भी स्टेज पर इंक्वायरी की या फिर ट्रायल की मैजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज़्ड की अपीयरेंस ज़रूरी है, तो ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, वो उसको अलाउ करेंगे या उसको रिक्वायर करेंगी उसकी प्रेजेंस को कोर्ट में, और इसके लिए वो सम्मन या वारंट इशू कर सकते हैं। सेक्शन 229 स्पेशल सम्मन इन केस ऑफ पेटी ऑफेंसेस। इसका सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जब भी पेटी ऑफेंसेस का समरी ट्रायल चल रहा होगा तो फिर मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, मैजिस्ट्रेट सम्मन इशू करेंगे अक्यूज़्ड को, और अक्यूज़्ड को रिक्वायर करेंगे कि वो इन पर्सन अपीयर हो या एडवोकेट के थ्रू अपीयर हो जिस डेट को उसे बुलाया गया है। या तो वो खुद आ सकता है या तो अपने एडवोकेट को भेज सकता है उस डेट को जो सम्मन में लिखी गई है, या फिर वो गिल्टी प्लीड कर सकता है चार्जेस की बिना अपीयर हुए मजिस्ट्रेट के सामने, या फिर जो स्पेसिफाइड डेट सम्मन में लिखी गई है उस डेट के पहले बाय पोस्ट या फिर बाय मैसेंजर गिल्टी प्लीड कर देगा और जो अमाउंट दिया है सम्मन में वो भेज सकता है, या फिर वो अगर ऐसा चाहता है तो वो एडवोकेट को भेज सकता है और गिल्टी प्लीड कर सकता है चार्जेस की। इन राइटिंग में उसको ऑथराइज़ करेगा कि तुम मेरी जगह पे मतलब गिल्टी प्लीड कर देना, मैं गिल्टी प्लीड करता हूँ एडवोकेट के थ्रू, और इन राइटिंग में एडवोकेट को ऑथराइज़ करेगा इस चीज़ के लिए, और जो सम है वो पे कर देगा एडवोकेट के थ्रू, अक्यूज़्ड वो सम पे कर सकता है। ये जब पेटी केसेस होंगे, पेटी ऑफेंसेस के केसेस होंगे, समरी ट्रायल इनका चल रहा होगा, तब मैजिस्ट्रेट ऐसा कर सकते हैं। पेटी ऑफेंसेस कौन से ऑफेंसेस हैं, तो पेटी ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जिसमें 5,000 से ज़्यादा का फ़ाइन नहीं है। CRPC में ये लिमिट 1,000 की थी, BNSS में 5,000 की है। तो वो ऑफेंसेस जो कि पनिशेबल है फ़ाइन से और जिसमें फ़ाइन का अमाउंट 5,000 से ज़्यादा का नहीं है, वो पेटी ऑफेंसेस हैं। बट सबसेक्शन 2 कहता है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंदर जो ऑफेंसेस हैं वो पेटी ऑफेंसेस नहीं हैं, या फिर वो ऑफेंसेस जहाँ पर अक्यूज़्ड अगर गिल्टी प्लीड नहीं करता है, अपनी वो एब्सेंट होता है, उसकी गिल्टी प्लीड नहीं करता है तो उसको कन्विक्शन दे दिया जाएगा, वो ऑफेंसेस भी पेटी ऑफेंसेस नहीं होंगे। तो पेटी ऑफेंसेस जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर हैं वो ऑफेंसेस पेटी ऑफेंसेस नहीं हैं, या फिर अंडर एनी अदर लॉ विच प्रोवाइड फॉर कन्विक्शन द अक्यूज्ड पर्सन इन हिज प्रेजेंस इन हिज एब्सेंस ऑन द प्ली ऑफ गिल्टी। तो अगर वो गिल्टी प्लीड नहीं करता है तो उसको कन्विक्शन मिल जाएगा। ऐसे जो ऑफेंसेस हैं वो भी पेटी ऑफेंसेस की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। सबसेक्शन 3 कहता है स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देकर स्पेशली एम्पावर्ड कर सकता है मैजिस्ट्रेट को कि वो किसी ऑफेंस को एज अ पेटी ऑफेंस मान के उसका समरी ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन वो कौन से ऑफेंसेस होंगे, वो ऐसे ऑफेंसेस होंगे जो कि कंपाउंडेबल हैं अंडर सेक्शन 359 के अंदर, या फिर जिनकी पनिशमेंट 3 महीने से ज़्यादा की नहीं है विद और विदाउट फाइन, और मजिस्ट्रेट के ओपिनियन में सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देख कर केस के सिर्फ फ़ाइन इम्पोज कर देने से जस्टिस हो जाएगा। मतलब कि ऑफेंसेस तो ऐसे हैं जिसमें 3 महीने से ज़्यादा की सज़ा नहीं है विद और विदाउट फ़ाइन, बट मजिस्ट्रेट को लगता है सिर्फ फ़ाइन इम्पोज कर देना ही सफिशिएंट होगा जस्टिस के लिए, तो ऐसे ऑफेंसेस को भी पेटी ऑफेंसेस डिक्लेयर किया जा सकता है और उनका ट्रायल ऐसे हो सकता है, समरी ट्रायल हो सकता है। सेक्शन 230 सप्लाई टू अक्यूज्ड ऑफ कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट की बात करता है। इसमें लिखा है इन एनी केस वेयर द प्रोसीडिंग हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट द मैजिस्ट्रेट शैल विदाउट डिले and in no case beyond the 14 days from the date of production or appearance of the accused furnished to the accused and the victim if represented by an advocate free of cost the copy of the following। तो वो केसेस जहाँ पर पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई है और पुलिस रिपोर्ट के द्वारा इंस्टीट्यूट हुए हैं, वहाँ पर मजिस्ट्रेट
बिना डिले के 14 डेज़ के अंदर जब से अक्यूज्ड प्रेजेंट हुआ है उनके सामने, तब से 14 डेज़ के अंदर अक्यूज्ड को और विक्टिम को, अगर विक्टिम बाय एडवोकेट प्रेजेंट हुआ है तो फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दी जाएगी पुलिस रिपोर्ट की, एफआईआर की, या फिर जो भी स्टेटमेंट पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड करे गए हैं सेक्शन 180 के सबसेक्शन 3 में। सीआरपीसी में 14 डेज़ का टाइम लिमिट नहीं दिया था और कॉपीज़ जो दी जा रही थी वो सिर्फ अक्यूज्ड को दी जा रही थी, विक्टिम वर्ड नहीं लिखा था। लेकिन अब 14 डेज़ की टाइम लिमिट है कि 14 डेज़ के अंदर उसे अक्यूज्ड और विक्टिम दोनों को ही कॉपीज़ देनी है, बट वो पार्ट नहीं देना है जहाँ पर एक्सक्लूड किया गया था। पुलिस ऑफिसर ने नोट लगाया था जब मजिस्ट्रेट को वो पुलिस रिपोर्ट दे रहे थे कि ये पार्ट अक्यूज्ड को नहीं दिखाना है क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो उस पार्ट को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, बाकी सब मजिस्ट्रेट के द्वारा सप्लाई किया जाएगा अक्यूज्ड को और विक्टिम को। कन्फेशन और स्टेटमेंट जो भी मैजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड करे गए थे सेक्शन 183 में वो भी दिए जाएंगे, और जो पुलिस रिपोर्ट मिली थी 193 में मजिस्ट्रेट को, उसमें कोई भी अदर डॉक्यूमेंट या रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट है जो कि फॉरवर्ड करना चाहिए वो भी फॉरवर्ड किया जाएगा अक्यूज्ड को और विक्टिम को। प्रोवाइडेड दैट द मैजिस्ट्रेट में आफ्टर परसुइंग any such part of the statement as it referred in the clause 3 and considering the reason given by the police officer for request, direct that the copy of that part of the statement or of such portion thereof as the magistrate thinks proper shall be furnished to the accused। तो जहाँ पर पुलिस कह रही थी कि ये पोर्शन नहीं देना चाहिए अक्यूज्ड को या फिर ये स्टेटमेंट नहीं बताना चाहिए, लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज्ड को देना चाहिए तो प्रोविज़ो ये कहता है, अपवाद ये कहता है कि वो पोर्शन भी अक्यूज्ड को दिया जाएगा अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रोविज़ो कहता है provided further that if the magistrate is satisfied that any such document is voluminous है, he shall instead of furnishing the accused and the victim if represented by an advocate with a copy thereof may furnish the copy through electronic means or direct that he will only be allowed to inspect it either personally or through एन एडवोकेट इन कोर्ट। तो अगर जो इतने सारे डॉक्यूमेंट है ये वॉल्यूमिनस होंगे, बहुत ज़्यादा होगा, तो कोर्ट चाहे तो उन्हें कॉपी ना दे करके उन्हें अलाउ कर सकता है कि वो पर्सनली उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं उन सारे डॉक्यूमेंट को, या फिर एडवोकेट के थ्रू उस सारे डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट किया जा सकता है, या फिर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मींस से भी उसकी कॉपी दी जा सकती है। Provided also that the supply of document in electronic form shall be considered as duly furnished। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अगर डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है तो वो वैलिड है, उसको वैलिड माना जाएगा। सेक्शन 231 सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स टू अक्यूज्ड इन अदर केसेस ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन वेयर इन a case instituted otherwise than on the police report, and it is appear to the magistrate issuing the process under section 227 that the offence is triable exclusively by the court of session, the magistrate shall forthwith furnish to the accused free of cost a copy of each of the following। वो केसेस जो कि पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट नहीं हुए हैं और जो मजिस्ट्रेट सम्मन या वारंट इशू कर रहे हैं उनको अपीयर होता है कि जो ये केस है ये कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा इसका ट्रायल होना चाहिए। कोर्ट ऑफ सेशन जनरल रूल ये है कि वो खुद से कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं, उनको केस कमिट किया जाता है। तो मजिस्ट्रेट को यहाँ पे लग रहा है कि केस ट्रायलेबल है बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, तो यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे गए हैं अंडर सेक्शन 223 या फिर 225 ऑफ ऑल द पर्सन्स एग्जामिन बाय द मैजिस्ट्रेट, तो जो भी कंप्लेन केस आया और मजिस्ट्रेट को लगा कि ये कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा इसका ट्रायल होना चाहिए, तो जो भी उन्होंने एग्जामिनेशन करा वो सारे स्टेटमेंट्स अक्यूज्ड को दिए जाएंगे। जो भी कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा गया मजिस्ट्रेट के द्वारा वो भी अक्यूज्ड को दिया जाएगा, और भी अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिस पे प्रोसिक्यूशन का केस रिलाई करता है तो वो भी अक्यूज्ड को दिया जाएगा।
provided that if the magistrate is satisfied that any such document is voluminous, he shall, instead of furnishing the accused with a copy thereof, direct that he will only be allowed to inspect it either personally or through the advocate in court. Provided further that the supply of document in the electronic form shall be considered as duly furnished. बिल्कुल सेम प्रोविज़ो है, बट यहाँ पे विक्टिम नहीं है जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। फिर सेक्शन 232 कहता है कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्रायबल exclusively by it, where in a case instituted on a police report or otherwise, चाहे केस पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट हुआ है या फिर अदरवाइज हुआ है, द अक्यूज्ड अपीयर और बॉट बिफोर द मैजिस्ट्रेट एंड इट अपीयर्स टू द मैजिस्ट्रेट दैट द ऑफेंस इज ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, और मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो ये केस है इसका कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायल होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं, उनको केस कमिट करना होता है। तो वो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, केस को कमिट कर देंगे और सारे जो भी प्रोविजंस हैं सेक्शन 230 में और 231 को उसको कंपाइल करेंगे। जैसे 230 में दिया था कि अगर एफआईआर हुई है तो एफआईआर की कॉपी दी जाएगी, पुलिस रिपोर्ट दी जाएगी, अक्यूज्ड और विक्टिम दोनों को दिया जाएगा, कन्फेशन स्टेटमेंट जो भी रिकॉर्ड किया गया है सब दिया जाएगा। 231 बता रहा था कि केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन द पुलिस रिपोर्ट है, तो मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन आई होगी, कंप्लेन के दौरान मजिस्ट्रेट ने एग्जामिनेशन करा होगा, तो वो सब स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड करे होंगे, उसकी कॉपी भेजी जाएगी कोर्ट ऑफ सेशन में। एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता relating to the bail, remand the accused to the custody until such commitment has been made। तो यहाँ पर जो भी प्रोविज़न है बेल से जुड़े हुए उसके अधीन रहकर अक्यूज्ड को कस्टडी में रखा जा सकता है। कब तक? जब तक केस मजिस्ट्रेट के द्वारा कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट नहीं कर दिया जाता। क्लॉज बी कहता है या फिर तब तक रखा जा सकता है कस्टडी में जब तक ट्रायल का कंक्लूजन नहीं हो जाता, बट ये आर्बिट्रेरली नहीं होगा, ये अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ बेल होगा। अगर ऑफेंस ऐसा है कि बेल के प्रोविजंस अलाउ करते हैं तो ही होगा, वरना ऐसा नहीं होगा। क्लॉज सी कहता है सेंड टू दैट कोर्ट द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड द डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिकल्स इफ़ एनी विच आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन एविडेंस। तो जो भी एविडेंस के रूप में रिकॉर्ड प्रोड्यूस करे गए हैं, डॉक्यूमेंट आर्टिकल हैं, वो भी कोर्ट ऑफ सेशन को भेजे जाएंगे। क्लॉज डी कहता है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसको इस बारे में नोटिफाई किया जाएगा कि कोर्ट ऑफ सेशन में केस कमिट किया गया है, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन में जो ट्रायल होता है वो हमेशा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा ही होता है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बताया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शैल बी completed विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस। जब से मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया है, ये पुलिस रिपोर्ट पे लिया हो या फिर कंप्लेन पर लिया हो, तब से 90 दिन के अंदर ये जो प्रोसीजर है ये पूरा हो जाना चाहिए। और अगर नहीं हो पाता है तो 180 डेज़ में हो सकता है, मजिस्ट्रेट उस टाइम पीरियड को एक्सीड कर देंगे, 180 डेज़ में हो सकता है, पर वो रीज़न रिकॉर्ड करेंगे कि 90 दिन में क्यों नहीं हो पाया और 180 डेज़ क्यों लग रहे हैं। Provided further that any application filed before the magistrate by the accused or the victim or any person authorized by such person in a case trialable by the court of session shall be forwarded to the court of session with the committal of the case। तो कोई भी एप्लीकेशन फाइल करी जाती है अक्यूज्ड के द्वारा या विक्टिम के द्वारा या कोई भी पर्सन जो इन लोगों के द्वारा ऑथराइज करे गए हैं मजिस्ट्रेट के सामने, तो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वो भी कोर्ट ऑफ सेशन को, वो एप्लीकेशन भी कोर्ट ऑफ सेशन को भेजी जाएगी। सेक्शन 233 प्रोसीजर टू be followed when there is a complaint case and the police investigation in the respect of same offense। तो एक कंप्लेंट केस है और मैजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट केस में इंक्वायरी या फिर ट्रायल कर रहे हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी सेम ऑफेंस के लिए ही चल रही है, तो क्या होगा। सबसेक्शन 1 कहता है व्हेन इन अ केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन द पुलिस रिपोर्ट हियर इन आफ्टर रेफर्ड टू एज अ कंप्लेन केस इट इज़ मेड
to appear to the magistrate during the course of inquiry or trial held by him, that an investigation by a police is in progress in relation to the offence which is the subject matter of inquiry and trial held by him. The magistrate shall stay the proceeding of such inquiry or trial and call for a report on the matter from the police officer conducting the investigation. तो मैजिस्ट्रेट उस इंक्वायरी को या उस ट्रायल को जो भी चल रहा है उसको रोक देंगे और पुलिस रिपोर्ट मंगाएंगे जिस मैटर पर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जहाँ पर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जिसकी वो इंक्वायरी एंड ट्रायल कर रहे हैं वो ऑफेंस सेम है जिसका पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो वहाँ पर अपनी इंक्वायरी और ट्रायल को रोक कर पुलिस रिपोर्ट मंगवाई जाएगी। सबसेक्शन 2 कहता है इफ़ अ पुलिस रिपोर्ट इज़ मेड बाय the investigating officer under section 193 and on such report the cognizance of any offence is taken by a magistrate against any person who is accused in a complaint case, the magistrate shall inquire into and try together the complaint case and the case arising out of a police report as if both the case were instituted on the police report। तो यहाँ पर जब पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है तो मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि जिसके लिए वो कंप्लेन जिस पर्सन के अगेंस्ट वो कंप्लेन केस की इंक्वायरी और ट्रायल कर रहे हैं वो वही पर्सन है जिसके अगेंस्ट पुलिस रिपोर्ट फाइल की गई है। तो उन दोनों केस को मर्ज करके केस का ट्रायल ऐसे चलेगा जैसे केस इंस्टीट्यूट हुआ है ऑन द पुलिस रिपोर्ट पर। प्री का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि अगर मैजिस्ट्रेट जो इसकी इंक्वायरी और ट्रायल कर रहे हैं और पुलिस ऑफिसर जिसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो दोनों सेम ऑफेंस हैं तो उसका ट्रायल कैसे होगा, कंप्लेन केस की तरह होगा या पुलिस रिपोर्ट पे जो केस इंस्टीट्यूट होता है वैसे होगा। तो आप आंसर मार्क करेंगे केस का इंस्टीट्यूशन पुलिस रिपोर्ट पर हुआ है, ट्रायल ऐसे होगा। सबसेक्शन 3 कहता है इफ़ द पुलिस रिपोर्ट डज नॉट रिलेट टू एनी अक्यूज्ड इन द कंप्लेन केस और इफ़ द मैजिस्ट्रेट डज नॉट टेक द कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस ऑन द पुलिस रिपोर्ट he shall proceed with the inquiry and trial which was stayed by him in accordance with the provision of this संहिता। तो मतलब अगर रिपोर्ट मिली और पता चला कि वो अलग मैटर था, वो अलग अक्यूज्ड था, जो कंप्लेन केस का ट्रायल या इंक्वायरी चल रही थी मजिस्ट्रेट के द्वारा वो अलग केस था, तो जो उन्होंने अपना केस स्टे किया था उसको फिर से वो आगे प्रोसीड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 17 ख़त्म हो चुका है जो इंक्वायरी से डील करता है। हम लोगों ने पढ़ा कि जो डॉक्यूमेंट्स अक्यूज्ड को और विक्टिम को भेजे जाएंगे वो 14 डेज़ के अंदर भेजे जाएंगे। ये प्रोविज़न पहले नहीं था, ये अभी डाला गया है। तो यहाँ पर प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि कितने डेज़ की टाइम लिमिट है। उसके साथ ही पहले विक्टिम का नाम नहीं था, डॉक्यूमेंट सारे अक्यूज्ड को दिए जा रहे थे, तो विक्टिम का भी नाम है। तो ये भी एक प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि अक्यूज्ड और विक्टिम दोनों को ही डॉक्यूमेंट सप्लाई किए जाएंगे। फिर पहले पेटी ऑफेंसेस का जो अमाउंट था वो 1000 का था, 1000 से ज़्यादा का नहीं होगा तो वो पेटी ऑफेंस होगा, लेकिन अब इसको 5000 कर दिया गया है। तो प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि पेटी ऑफेंसेस का जो अमाउंट है वो कितना होगा, तो 5000 से ज़्यादा का नहीं होगा। इंक्वायरी का पोर्शन हमारा ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग चार्जेस करेंगे और फिर ट्रायल का प्रोसीजर शुरू होगा और सारे टाइप ऑफ ट्रायल्स हम लोग एक एक वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।